जय हिंद दोस्तों। हम और आप राजस्थान के इतिहास पर जो बातचीत कर रहे थे उसमें हम मेवाड़ रियासत के बारे में देख रहे थे कि राजस्थान में मेवाड़ रियासत जो कि एक वैभवशाली रियासत थी, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार मेवाड़ रियासत का उद्भव से लेकर महाराणा सांगा के काल तक की बात हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आपको हमारे इस चैनल पर उन वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, तो आप उन प्लेलिस्ट से उन वीडियोस को देख लीजिएगा। इस वीडियो से पहले आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको ये वीडियो अधूरा अधूरा सा लगेगा दोस्तों। इससे पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, जिसके बाद में आपकी एक लिंक बैठ जाएगी और उसके बाद में ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आएगा। नहीं तो आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में जो बात कर चुके हैं वो बात यहाँ पर दोबारा नहीं दोहराएंगे दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं महाराणा सांगा के बाद में। महाराणा सांगा जो कि मेवाड़ के एक महान शासक हुआ करते थे, महान शासन कार्य उनका रहा था, बहुत ही जो शक्तिशाली शासक हुआ करते थे, उनमें उनका नाम शुमार है। मेवाड़ रियासत इस टाइम अपने चरम पर थी और मेवाड़ रियासत जो है उत्तर भारत की एक शक्तिशाली रियासत के रूप में बनकर आई थी। इस टाइम महाराणा सांगा ने गुजरात, मालवा और दिल्ली के सुल्तानों के साथ में संघर्ष किया था और उनको इन संघर्षों में पराजित भी किया था, और अंततः वे अपनी विजय का डंका पूरे उत्तर भारत में बजा देते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था कि महाराणा सांगा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ते हैं। मालवा के उस टाइम सुल्तान हुआ करते थे महमूद शाह खिलजी सेकंड, उनके साथ में भी लड़ते हैं। और हमने देखा था कि उस टाइम गुजरात के शासक हुआ करते थे मुजफ्फर शाह, जिनके साथ में भी वे लड़ते हैं और उनको पराजित भी करते हैं। जब उन पर बाबर का आक्रमण होता है तो वो पाती परवण प्रथा अपनाते हैं, और पाती परवण प्रथा के तहत राजस्थान के लगभग सभी सरदारों ने महाराणा सांगा का सहयोग किया था, और महाराणा सांगा का सहयोग करने के बावजूद भी महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध में जो है वो हार होती है। खानवा के युद्ध में हार की वजह हमने पिछले वीडियो में आपको बता दी कि कौन सी वजह रही थी जिसके कारण वो हार गए थे। और हमने पिछले वीडियोस में यह भी देखा था कि महाराणा सांगा को जब वो खानवा के युद्ध में घायल हो जाते हैं तो उनको बसुआ दौसा ले जाया जाता है और वहाँ पर उनका इलाज किया जाता है। महाराणा सांगा का इलाज जो है वो बसुआ दौसा में किया जाता है। बसुआ दौसा में महाराणा सांगा का जब इलाज किया जाता है तो उसके बाद में जब उनको होश आता है तो वह कहते हैं कि बाबर किधर गया। अब बाबर के बारे में बताया जाता है कि बाबर उसके बाद में यहाँ से महाराणा सांगा को पराजित करने के बाद में बाबर मेदिनी राय को पराजित करने के लिए चंदेरी की तरफ चला गया था। एमपी में जो पड़ती है जगह चंदेरी चला गया था। तो बाबर यहाँ पर सांगा ने यह सोचा था कि भाई ये जो है मेदिनी राय वो अपना सहयोगी है, तो वो अब संकट में है, तो उसका सहयोग भी हमें करना चाहिए। महाराणा सांगा इस टाइम इस हालत में नहीं थे कि वो एक और युद्ध लड़ सके, क्योंकि खानवा के युद्ध में उनको भारी क्षति हो चुकी थी। अब महाराणा सांगा यहाँ पर एक और प्रतिज्ञा धारण करते हैं कि मैं जब तक बाबर को भारत से बाहर नहीं निकाल देता तब तक न तो पगड़ी धारण करूंगा और न ही मेवाड़ वापस लौटूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा जब महाराणा सांगा करते हैं तो सांगा के दरबारी थे या फिर सांगा के जो सरदार थे उनको ये बात भली भांति पता थी कि हम बाबर से लोहा नहीं ले सकते। बाबर को अब अगर बाबर से युद्ध किया गया तो उसमें भारी जान माल के नुकसान की बजाय और कुछ भी नहीं होने वाला है। तब इस प्रकार जब सांगा जिद करते हैं और फिर से मेदिनी राय की सहायता करने और बाबर को हराने के लिए वो निकल पड़ते हैं, तो उसके बाद में जब वो एक जगह पड़ती हैं, हमने आपको इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बताया था, इरिची में इनको जो है वो जहर दे दिया जाता है और कालपी में जो है महाराणा सांगा की जो है वो मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इन महाराणा सांगा का जो शरीर है या फिर दह शरीर जो है, इनकी जो मृत्यु होने के बाद में इनके शरीर को वापस राजस्थान लाया जाता है, और राजस्थान में एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा जिले की एक जगह मांडल में जो है इनका अंतिम संस्कार किया जाता है, और वहीं पर इनकी जो है छतरी बनी हुई है। कालपी से इनका शरीर मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया जाता है, और भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मांडलगढ़, और मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की जो है वो छतरी बनी हुई है। मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है। अब यहां तक तो बात हो गई महाराणा सांगा की। अब महाराणा सांगा की मृत्यु की तारीख भी लिख लीजिए। महाराणा सांगा की जो है वो मृत्यु हुई थी वो 28 जनवरी 1528 30 जनवरी 1528 सॉरी 30 जनवरी 1528
30 जनवरी 1528 के दिन महाराणा सांगा की जो है वो मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में अब देखते हैं कि महाराणा सांगा में कौन कौन से, महाराणा सांगा के जो है वो कौन कौन से पुत्र थे और इनमें से कौन सा शासक बनने वाला था। अब महाराणा सांगा के पुत्रों के बारे में देखते हैं। तो हम बात कर चुके हैं महाराणा सांगा के बारे में, और अब इनके पुत्रों के बारे में देखते हैं कि महाराणा सांगा के कौन कौन से पुत्र थे। तो सांगा के एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम है भोजराज। महाराणा सांगा के ही पुत्र थे भोजराज, और एक और पुत्र का नाम था जिनका नाम था रतन सिंह है, रतन सिंह है। एक पुत्र का नाम था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। और एक पुत्र जिसके बारे में आप जब प्रताप पढ़ोगे तो इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी जैसे मिलती है कि ये प्रताप, महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह। भोजराज जो हैं ये महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे। भोजराज जी हैं वो महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र हुआ करते थे। और भोजराज के बारे में आपको ऐसे भी जानकारी मिलती है कि जब आप राजस्थान के संत और संप्रदाय पढ़ते हो तो उन संत और संप्रदाय में महाराणा ये जो भोजराज जी हैं, भोजराज की जो राजस्थान में अपने एक महिला संत हुई है जिनका नाम हमें देखने को मिलता है मीराबाई। मीराबाई, मीराबाई का जो विवाह है वो भोजराज के साथ में किया हुआ था। भोजराज जी जो हैं वो मीरा के पति थे। और भोजराज जी जो हैं वो अपनी उम्र में, अपनी जो आयु है उनमें छोटी उम्र में ही इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। भोजराज की मृत्यु जो है वो 1523 ईस्वी में हो जाती है। 1523 ईस्वी में भोजराज की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर मीरा को बताने के पीछे सीधा सा रीजन यह है कि मीरा जी के जो ससुर जी जो थे वो महाराणा सांगा हुआ करते थे। सांगा जो है वो मीरा के ससुर हुआ करते थे। और 1523 ईस्वी में जो है भोजराज की मृत्यु हो जाती है। और महाराणा सांगा की जो मृत्यु है वो 1528 में होती है। यानी कि भोजराज जो है महाराणा सांगा के काल में ही अपनी मृत्यु को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो ये सबसे बड़े पुत्र तो भोजराज अब मारे गए। तब सांगा की जब मृत्यु हो जाती है तो सांगा की मृत्यु होने के बाद में अगले शासक, सीधी सी बात है कि रतन सिंह को बनाया जाना था। अब रतन सिंह को अगला शासक बनाया जाना था तो सांगा ने भी इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दोस्तों ये विक्रमादित्य और उदय सिंह जी जो थे, ये विक्रमादित्य और उदय सिंह जी जो थे वो बूंदी में एक हाड़ा, बूंदी में आपको पता है कि हाड़ाओं का शासन हुआ करता था। बूंदी में हाड़ाओं का शासन हुआ करता था। और हाड़ाओं की जो भी लड़कियां हुआ करती थी उनको हाड़ी रानी हम कहते थे, या फिर राजकुमारी। हाड़ाओं की जो राजकुमारी हुआ करती थी उनको हम हाड़ी रानी कहा करते थे। हाड़ी रानी के बारे में आपको जब हम आगे पढ़ाएंगे कि हाड़ी रानी सहल कंवर के बारे में भी हमें जानकारी देखने को मिलती है। तो हाड़ी रानी हुआ करती थी, इनकी राजकुमारी का नाम था कर्णावती। कर्णावती, और कहीं पर आपको कर्मावती या फिर कर्णावती भी देखने को मिलता है। विक्रमादित्य और उदय सिंह जी जो हैं वो महारानी कर्णावती के पुत्र थे। महारानी कर्णावती जो कि महाराणा सांगा की पत्नी हुआ करती थी। और रतन सिंह जी जो थे वो एक अन्य पत्नी के, जो महाराणा सांगा की एक अन्य पत्नी थी रतन सिंह जी, उनके पुत्र हुआ करते थे। अब रतन सिंह जो है वो महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में ये शासक बनते हैं। सांगा की मृत्यु, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में अगले शासक जो हैं वो रतन सिंह बनते हैं। सांगा के बाद जो शासक बनते हैं वो रतन सिंह जी ही बनते हैं। अब रतन सिंह यहाँ पर शासक बन गए थे तो ये जो बात है यहाँ पर कर्णावती को ये बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। तो इसके बाद में ये जो है बूंदी में एक आखेट उत्सव हुआ करता था, जो कि शिकार खेलने का एक उत्सव हुआ करता था। बूंदी में एक आखेट उत्सव हुआ करता था। आखेट उत्सव हुआ करता था। उस टाइम बूंदी के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था सूरजमल उस टाइम बूंदी के शासक हुआ करते थे। और आखेट उत्सव जो कि बूंदी में हुआ करता था और इसमें शिकार खेला जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर आखेट उत्सव में सूरजमल जी जो हैं वो यहाँ पर रतन सिंह जी को कहते हैं कि आप हमारे बूंदी आइए और बूंदी में हम आखेट खेलते हैं। तो यहाँ पर आखेट को लेकर, ये आखेट जब खेलने के लिए गए थे, शिकार खेलने के लिए जब बूंदी गए थे, तो बूंदी में जाने के बाद में होता यूं है कि ये जो रतन सिंह जी हैं और सूरजमल जी के बीच में यहाँ पर अनबन हो जाती है। शिकार को लेकर, किसी बात को लेकर इनके बीच में अनबन हो जाती है और दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। दोनों जब आपस में लड़ लेते हैं तो आपस में लड़ते लड़ते सूरजमल जो है वो रतन सिंह को मार देते हैं और रतन सिंह जो है वो सूरजमल को मार देते हैं। दोनों आपस में ही लड़ते हुए मारे गए थे दोस्तों। तो रतन सिंह और सूरजमल जो है वे आपस में लड़ते हुए मारे गए थे दोस्तों। इसके बाद में अब रतन सिंह जी जो हैं वो यहाँ पर मारे जा चुके थे। तो अब जो
मेवाड़ के अगले शासक हैं वो किसे बनाया जाना था, आपको सीधी सी बात ये आपको पता चल रही है कि अब जो बूंदी के शासक बनने वाले थे वो विक्रमादित्य ही थे, क्योंकि भोजराज जी पहले ही मारे जा चुके थे, रतन सिंह जी अब मारे जा चुके हैं, और अब जो महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र बचे हुए थे उनका नाम था विक्रमादित्य, और उसके बाद में जो छोटे पुत्र थे जिनका नाम था उदय सिंह जी। अब विक्रमादित्य यहाँ पर ये रतन सिंह जी यहाँ पर मारे जाते हैं, तो इसके बाद में हम विक्रमादित्य के बारे में देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है। तो विक्रमादित्य के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों विक्रमादित्य, जब ये रतन सिंह जी मारे जाते हैं तो विक्रमादित्य अल्प आयु थे, इनकी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी कि ये जो है शासन कार्य को संभाल सके या फिर अपना जो है मेवाड़ को संभाल सके, मेवाड़ की राजगद्दी को ये संभाल सके, इतनी इनकी उम्र नहीं थी। लेकिन इनको शासक तो बनाया जाना था किसी भी हालत में, क्योंकि रतन सिंह जी मारे जा चुके थे और भोजराज जी जो कि पहले ही मारे जा चुके थे, तो अब मेवाड़ की गद्दी को खाली नहीं रखा जा सकता था दोस्तों। तो अब इनके लिए जो बाद में है रतन सिंह जी, विक्रमादित्य को शासक बनाया जाता है। और विक्रमादित्य के शासन काल के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1531 से 1536 ईस्वी तक इनका शासन कार्य चलता है दोस्तों। 1531 से 1536 ईस्वी तक जो है विक्रमादित्य जी का शासन चलता है। तो विक्रमादित्य के बारे में आप सीधा सा यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनके जो पिताजी जो थे वो एक महान शासक हुआ करते थे जिनका नाम था सांगा, महाराणा सांगा इनके पिता थे, और इनकी माता का नाम था कर्मावती या फिर कर्णावती भी आपको इतिहास की किताबों में जो है देखने को मिल सकता है दोस्तों। कर्मावती या फिर कर्णावती भी मिलता है। और संरक्षिका के बारे में हमने आपको जब पहले भी बताया था, मोक्कल जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने आपको पहले भी बताया था कि संरक्षक क्या होता है। तो इसके बारे में आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी ढंग से जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर इतना ही बताते हैं कि इनकी जो संरक्षिका है वो कर्मावती को ही बनाया जाता है। कर्मावती कहती है कि विक्रमादित्य छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं शासन कार्य संभाल सकती हूँ। मैं यहाँ पर विक्रमादित्य को शासन की गद्दी पर बैठाकर सारा कार्य इनडायरेक्टली रूप से जो है वो कर्मावती जो है वो करती हैं। अब कर्मावती इनडायरेक्ट रूप से शासन करने लग गई थी और विक्रमादित्य को यहाँ पर शासक बना दिया गया था। शासन बनाने के बाद में अब आगे देखते हैं कि ये जो विक्रमादित्य यहाँ पर शासक बनते हैं, तो इधर आपको पता है कि पहले भी राजस्थान के जो इधर जो है आपको पता है कि मालवा पड़ता है और एक तरफ गुजरात पड़ता है। इधर वाला क्षेत्र जो है वो गुजरात का है और इधर वाला क्षेत्र जो है वो मालवा का पड़ता है। तो यहाँ पर गुजरात में जो है वो यहाँ पर इस टाइम जो है वो गुजरात में शासक हुआ करता था जिसका नाम था बहादुर शाह, जिसका नाम था बहादुर शाह। गुजरात के शासक हुआ करते थे बहादुर शाह। अब भाई सीधी सी बात है कि बहादुर शाह क्योंकि लंबे समय से इनके साथ में संघर्ष चल रहा था, मेवाड़ वाले अपनी सीमा को बढ़ाने चाह रहे थे और ये गुजरात वाले अपनी सीमा को बढ़ाना चाह रहे थे और मालवा वाले अपनी सीमा को बढ़ाना चाह रहे थे। भाई सीधी सी बात है, तो राजा होगा तो वो अपनी सीमा का तो विस्तार करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर जो बहादुर शाह है, जब इस टाइम यहाँ पर मेवाड़ में इस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा था, तो उस टाइम तक जो है वो मालवा, ये गुजरात का जो बहादुर शाह है उसने मालवा पर भी कब्जा कर लिया था। मालवा पर अपना कब्जा जो है बहादुर शाह यहाँ पर कर चुका था और उसके बाद में उसकी सीधी सी नजर थी अपने मेवाड़ पर। मेवाड़ पर यहाँ पर बहादुर शाह की नजर थी और इस प्रकार का घटनाक्रम जब मेवाड़ में चल रहा था कि महाराणा सांगा की मृत्यु हो चुकी है, मेवाड़ एक महान युद्ध के बाद में अब उभरा है, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो दूसरे शत्रु से अब लड़ सके, क्योंकि रतन सिंह भी अब मारे जा चुके हैं, महाराणा सांगा भी मारे जा चुके हैं। अब विक्रमादित्य जो है वो एक अल्प वयस्क शासक हैं, वहां पर उनका जो शासन कार्य है अब मेवाड़ की जो गद्दी है वो एक तरह से अस्त व्यस्त होती हुई इसको नजर आ रही थी। तो इसने जो है मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। बहादुर शाह का पहला आक्रमण होता है, यहाँ पर बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण होता है और यह होता है प्रथम बार आक्रमण जो करता है बहादुर शाह वो करता है 1533 ईस्वी में। प्रथम बार आक्रमण जो करता है वो करता है 1533 ईस्वी में। अब मेवाड़, सीधी सी बात है कि मेवाड़ इस टाइम जो है युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वो खानवा के युद्ध में भी भारी क्षति झेल चुका था दोस्तों। तो अब वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। तो इधर से जो है महारानी कर्णावती ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए ये जो है वो बहादुर शाह को कहते हैं कि आप हमारे जो रणथंबोर का किला जो है वो आप ले लीजिए और संधि कर लीजिए और आप युद्ध मत कीजिए, वापस चले जाइए। रणथंबोर का जो किला है वो दे दिया जाता है इनको। रणथंबोर का किला जो है वो बहादुर शाह को दे दिया जाता है और बहादुर शाह के साथ में संधि करके बहादुर शाह को वापस भेज दिया जाता है दोस्तों। अब बहादुर शाह यहाँ से वापस चला जाता है तो इसके मन में भी भाई लालच जग गया।
बहादुर शाह के मन में ये हो गया कि भाई पहली बार तो अपने जब 1533 में आक्रमण किया तो यहाँ पर हमें बिना लड़े ही भाई रणथंभौर का किला मिल गया। अब इसके मन में और ज्यादा लालच आ गया कि हम फिर आक्रमण करते हैं, फिर कुछ अर्जित हो जाएगा। तो 1535 ईस्वी 1534 ईस्वी में ये आक्रमण करता है, जो कि 1535 ईस्वी तक चला था। इसके कारण इसको कहते हैं 1535 और 34-35 का आक्रमण कहते हैं। तो ये बहादुर शाह का सेकंड आक्रमण था, यहाँ पर सेकंड बार आक्रमण करता है बहादुर शाह। बहादुर शाह जो है वो दूसरी बार यहाँ पर आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। अब फिर वही बात कि भाई यहाँ पर विक्रमादित्य तो लड़ने लायक था नहीं, क्योंकि वो तो बच्चा था अभी, यहाँ पर क्या लड़ सकता है। तब दूसरी तो इसमें इतने लक्षण भी नहीं थे कि ये इससे लड़ सके दोस्तों, तो इतनी ज्यादा यहाँ पर ये लड़ नहीं सकता था। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि केसरिया और जौहर तो होने ही वाला था। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि राजस्थान का जो है यहाँ पर दूसरा साका होता है दोस्तों 1534-35 में। 1534 और 35 में राजस्थान का दूसरा साका होता है, या फिर इसे आप चित्तौड़ का दूसरा साका भी कह सकते हो। मेवाड़ का दूसरा साका, चित्तौड़ का दूसरा साका 1534-35 में होता है। ये मेवाड़ का दूसरा साका है, मेवाड़ का दूसरा साका। पहले साके के बारे में हम आपको पूरी जानकारी, मेवाड़ का दूसरा साका जो यहाँ पर होता है, ये साके के बारे में भी आपको पता होगा कि साका जब होता है जब केसरिया और जौहर दोनों होते हैं। केसरिया वह होता है जहाँ पर राजपूत जो वीर थे वो लड़ने के लिए उतरते थे, तब वो एक ही बात लेकर उतरते थे कि या तो मरना है या फिर मारना है। मरने मारने को उतारू होकर जब ये राजपूत योद्धा सामने वाली सेना पर टूट पड़ते थे, तो इसी के लिए जब वहां पर युद्ध में जीतने की आशा बहुत कम होती थी, तो इसके बाद में जब महिलाएं जो होती थी महल में अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए, या फिर अपने जो है शत्रु के हाथ में जाने से बचने के लिए, वह अपने शरीर का त्याग कर दिया करती थी, अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया करती थी। उसी को जौहर कहते थे। तो केसरिया में जौहर और साका दोनों हुआ करता था। इसी को केसरिया, इसी को साका कहते हैं दोस्तों। तो इसमें जौहर और केसरिया दोनों होते हैं। तो अब भाई सीधी सी बात है कि इसमें कोई ना कोई तो जौहर करेगा और कोई ना कोई साका करेगा। तो यहाँ पर जो है वो जौहर जो है वो किया था महारानी कर्णावती ने। महारानी कर्णावती या फिर कर्मावती, दोनों एक ही नाम है। महारानी कर्मावती जो है यहाँ पर जौहर करती है। और इसके बाद में यहाँ पर जो है भाई विक्रमादित्य तो साका करने के, जौहर ये साका करने के लिए केसरिया करने के लायक था ही नहीं, क्योंकि भाई ये एक तो बच्चा था और सीधी बात इसमें कोई लक्षण भी नहीं थे। ये युद्ध करने में इतना ज़्यादा रुचि भी नहीं लेता। तो केसरिया करते हैं। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि खानवा के युद्ध में एक लड़ते हैं प्रतापगढ़ देवलिया के। प्रतापगढ़ देवलिया में एक स्थान पड़ता है, वहां के हुआ करते थे बाघ सिंह, और प्रतापगढ़ के देवलिया बाघ सिंह जो है वो इसमें जो है वो केसरिया करते हैं। प्रतापगढ़ में एक जगह पड़ती है देवलिया, और देवलिया के उस टाइम सरदार हुआ करते थे जिनका नाम था बाघ सिंह। प्रतापगढ़ देवलिया बाघ सिंह जो है वो यहाँ पर जो है वो केसरिया करते हैं। और ये चित्तौड़ में आपकी एक पोल होती है, जिसका चित्तौड़गढ़ किले की एक पोल है जिसे कहते हैं पांडु पोल। पांडु पोल के बारे में जब हम आपको चित्तौड़गढ़ के किले या फिर राजस्थान की कला और संस्कृति की क्लासेस लेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि पांडु पोल क्या है। पांडु पोल चित्तौड़गढ़ किले की बहुत सारी पोलें हैं, उनमें से एक है पांडु पोल। और पांडु पोल पर ये जो है बाघ सिंह लड़ते हुए मारे जाते हैं, और पांडु पोल में ही बाघ सिंह की जो है वो छतरी बनी हुई है। बाघ सिंह की जो छतरी है वो पांडुपोल में ही बनी हुई है। अब देखते हैं कि कर्णावती की जो ये जौहर करने की जो बात है, इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, या फिर हमें ऐसा पता कैसे चलता है कि महारानी कर्णावती ने यहाँ पर जौहर किया था। तो आपके एक भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है पुर, जो कि खनिज उत्पादन की जब हम बात करेंगे तो पुर का बहुत ज्यादा नाम आता है। तो पुर जो कि आपकी भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है, और भीलवाड़ा से एक ताम्रपत्र मिला है। उस ताम्रपत्र में ये बात कही गई है कि महारानी कर्णावती ने जो है यहाँ पर जौहर किया था। महारानियां जो हुआ करती थी वो जौहर करने से पहले जो अपने जो भी सारे श्रृंगार हुआ करते थे, या फिर सोने के जो भी इनके आभूषण हुआ करते थे, वो सारे के सारे जो है वो भेंट कर दिया करती थी या फिर दान दे दिया करती थी। तो इस प्रकार की जो है ये बात जो है पूर्व के ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि महारानी कर्णावती ने अपना जो जौहर है वो यहाँ पर किया था।
अब आपको एक बात इस मेवाड़ के साके, दूसरे साके के टाइम में आपको बचपन से ऐसी कहानियां सुनाई जाती आ रही होगी कि हुमायूं को जो है वो राखी भेजी थी कर्मावती ने। वो कर्मावती दोस्तों यही है। तो इसके पीछे की ये कहानी ऐसी है कि महारानी बादशाह हुमायूं उस टाइम दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, और हुमायूं जो है वो बाबर का पुत्र था। बाबर के बारे में हमने पूरी जानकारी पिछले वीडियो में ले ली है, और इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो हुमायूं के सारे अभियानों के बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि हुमायूं को जो राखी है वो कर्मावती जो है वो चित्तौड़ के दूसरे शाके के टाइम में ही भेजती है। हुमायूं को राखी कर्णावती जो भेजती है वो महाराणा सांगा की पत्नी थी, और सांगा की पत्नी ने ही यहाँ पर हुमायूं को जो है वो राखी भेजी थी दोस्तों। अब हुमायूं को यहाँ पर राखी भेजते हैं, लेकिन हुमायूं जो है वो यहाँ पर सहायता करने के लिए नहीं आता है। अब हुमायूं यहाँ पर इतिहास की किताबों में तो ऐसा बताया जाता है कि हुमायूं जो है, दो तथ्य यहाँ पर मिलते हैं कि हुमायूं यहाँ पर समय पर सहायता करने के लिए नहीं पहुंच पाता है, लेकिन एक तथ्य ऐसा भी मिलता है कि बहादुर शाह ने हुमायूं को कहा, हुमायूं को यहाँ पर जब हुमायूं यहाँ पर सहायता करने के लिए पूरे अपने दल बल के साथ में आ रहा था, तो बहादुर शाह ने यहाँ पर जो है वो हुमायूं को एक पत्र भेजा था कि मैं जो है काफिरों का वध कर रहा हूं, तो आप हमारे इस युद्ध में हमारे साथ में जो है बीच में उलझिए मत। आप मुझे, ये मैं जो युद्ध है वो जिहाद के लिए कर रहा हूं, ये मेरा कोई ऐसा युद्ध नहीं है, मैं इसमें काफिरों का वध कर रहा हूं। तो इस प्रकार की बात जब हुमायूं को बताई जाती है तो हुमायूं सारंगपुर तक आता है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है सहायता करने के लिए नहीं आता है। हुमायूं वहां से रवाना तो होता है, लेकिन सारंगपुर तक आकर रुक जाता है, उसके बाद में यहाँ पर सहायता करने के लिए नहीं आता है दोस्तों। और इस टाइम ये जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है, इस टाइम विक्रमादित्य जी जो है, विक्रमादित्य जी और उदय सिंह जी जो है, ये इनका ननिहाल हुआ करता था बूंदी, क्योंकि बूंदी की ही रानी थी महारानी कर्णावती, और बूंदी में इनका ननिहाल हुआ करता था। तो ननिहाल भेज दिए गए थे। महारानी कर्णावती ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए महाराणा ये विक्रमादित्य जी और उदय सिंह जी को जो है अपने ननिहाल यानी कि बूंदी भेज दिया था, ताकि वो वहां पर सुरक्षित रह सके। यहाँ पर ये जो है युद्ध में इनकी जो यहाँ पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, तो इनको जो है वहां पर बूंदी भेज दिया गया था। अब बूंदी में यहाँ पर जो है विक्रमादित्य और उदय सिंह को भेज दिया जाता है। यहाँ पर कर्णावती की मृत्यु हो चुकी थी, और देवलिया प्रतापगढ़ में जो पड़ता है वहां के बाघ सिंह ने यहाँ पर जोहर, वहां पर केसरिया का नेतृत्व किया था, और महारानी कर्णावती ने जोहर का नेतृत्व किया था। और अब जो है वो हुमायूं यहाँ पर ग्वालियर तक आ जाता है। इधर आपकी एमपी में एक जगह पड़ती है ना, ग्वालियर एमपी तक जब हुमायूं आ जाता है, तो हुमायूं सोचता है कि अरे यार अपन वापस चल के क्या करेंगे, इधर से ये जो क्षेत्र पड़ा है, इधर जो है हुमायूं भी अपने भाई सीधी सी बात है कि साम्राज्य का विस्तार तो करना चाहता ही था। तो हुमायूं जो है यहाँ पर बहादुर शाह का ये जो मालवा का क्षेत्र जो है जीता हुआ था, तो यहाँ पर हुमायूं अटैक कर देता है, क्योंकि बहादुर शाह यहाँ पर व्यस्त था, अभी मेवाड़ में व्यस्त है। ये मेवाड़ का जो क्षेत्र पड़ता है राजस्थान में, या मेवाड़ में हुमायूं व्यस्त था। तो हुमायूं जब ये देखता है कि बहादुर शाह इधर मेवाड़ में व्यस्त है, तो अपन क्यों ना मालवा वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लें। तो हुमायूं इस मालवा वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है यहाँ पर। अब मालवा वाले क्षेत्र पर जब हुमायूं अधिकार कर लेता है, तो उसके बाद में उसके मन में और बात आ गई कि अपन क्यों ना यार गुजरात पर भी अटैक करके गुजरात को भी जीत ले। गुजरात को जीतने के लिए फिर हुमायूं सोचता है, तो गुजरात के लिए जब हुमायूं बढ़ता है, तो ये भाई मालवा, ये जो बहादुर शाह है, ये सोचता है भाई काम मेवाड़ पर आए थे, मालवा चला गए और इधर अपना गुजरात फिर चला जाएगा, तो गुजरात से वापस चला जाता है। ये जो बहादुर शाह है वापस मेवाड़ से गुजरात आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। सीधी सी बात याद रखिए, क्योंकि मालवा में जो बहादुर शाह का अधिकार वाला क्षेत्र था, वहां पर जो है हुमायूं अधिकार कर लेता है, और उसके बाद में गुजरात की तरफ भी बढ़ता है, जिसके बाद में हुमायूं, ये जो बहादुर शाह है वो मेवाड़ से वापस लौट आता है। ये बात थी यहाँ पर दोस्तों, इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी चाहिए। ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा हो गया, इसके बारे में आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और पहले शाखे के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है, जो कि 1303 ईस्वी में रतन सिंह के आक्रमण के टाइम में, रतन सिंह जब चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे और अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण किया था, उस टाइम हुआ था, जिसमें महारानी पद्मिनी ने जो है वो जोहर किया था। इतनी बात होने के बाद में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हो गया। अब भाई विक्रमादित्य जो है वो खुद तो शासक कर नहीं रहा था,
उसका शासन कार्य कौन चला रहा था? इनडायरेक्टली रूप से महारानी कर्णावती चला रही थी। अब भाई चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हो गया तो कर्णावती ने तो कर लिया जौहर। अब कर्णावती रही नहीं तो भाई शासन कार्य चलाए कौन? विक्रमादित्य तो उस टाइम छोटे थे, तो उस टाइम उदय सिंह भी छोटे थे, ये सारे अब ननिहाल में। तो इधर जो है मेवाड़ में आपको पता होगा कि यहाँ पर आप एक बनवीर का नाम भी सुनते हो। उस बनवीर ने यहाँ पर मेवाड़ के सरदारों ने जो है वो बनवीर को यहाँ पर प्रशासक नियुक्त किया था मेवाड़। अब बनवीर के बारे में देखिए कि ये जो बनवीर जो थे वो थे कौन? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के बारे में जब हम आपको बता रहे थे तो उस टाइम हमने आपको एक बताया था कि पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में भी हमने आपको बताया था कि जिनको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, जिसके पीछे का पूरा लॉजिक हमने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक रानी या फिर एक दासी हुआ करती थी। उस दासी का एक पुत्र था, पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी हुआ करती थी। उस दासी का एक पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। बोले तो ये इनडायरेक्टली रूप से तो सांगा का भतीजा ही था भाई, लेकिन दासी का पुत्र था। तो इस दासी पुत्र को आपको, जो आप इतिहास की पुस्तकें पढ़ोगे तो उसमें आपको अनोरस पुत्र नाम भी देखने को मिलता है। अनोरस पुत्र, अनोरस पुत्र जो था वो बनवीर जो है वो पृथ्वीराज सिसोदिया का अनोरस पुत्र था। यहाँ पर अब मेवाड़ में जो है जो गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा अस्थिर थी। तो उस टाइम मेवाड़ के शासन कार्य को चलाने के लिए मेवाड़ के जो सरदार हैं, मेवाड़ के जो सरदार हुआ करते थे वो प्रशासक नियुक्त करते हैं मेवाड़ का, और मेवाड़ का प्रशासक जो है वो बनवीर को बना दिया जाता है। बनवीर को कहा जाता है कि भाई आप कुछ दिनों तक, जब तक उदय सिंह जी बड़े नहीं हो जाते तब तक आप मेवाड़ का शासन कार्य संभाल लीजिए, या फिर मेवाड़ में जो भी गतिविधियां होती हैं वो आप देख लीजिए। अब जब बनवीर को कुछ दिनों के लिए मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठाया जाता है तो भाई सीधी सी बात है कि राजगद्दी का लाभ तो राजगद्दी होती है। तो भाई ये जब बनवीर गद्दी पर बैठते हैं तो भाई ये गद्दी बड़ी अच्छी है भाई, अपनी वो सरदार वाली तो इतनी अच्छी होती नहीं है, ये वाली गद्दी बहुत अच्छी है। राजगद्दी का जब इसको, अब भाई सीधी सी बात है कि 2-3 दिन तक, 2-4 साल तक जो शासन कार्य कर लेता है या फिर इनडायरेक्टली रूप से शासन कार्य कर लेता है तो सीधी सी बात है कि उसके मन में तो ये बात आएगी क्योंकि मैं इसको स्थायी रूप से क्यों ना कर लूं। तब इसके मन में ये बात आती है कि मैं इसको जो शासन कार्य जो है वो मेवाड़ का अपने हाथ में ही क्यों ना ले लूं। तो इसी भावना से प्रेरित होकर इसने जो है विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। विक्रमादित्य की यहाँ पर हत्या कर देता है, और इसके बाद में इसने सोचा कि भाई विक्रमादित्य मारा गया तो क्या है, इसका जो छोटा वाला भाई है उदय सिंह, कभी ना कभी वो बड़ा होके आ जाएगा और कहेगा कि भाई मेरी गद्दी है, मैं शासक बनूंगा। तो सीधी सी बात है कि भाई इसको शासन कार्य छोड़ना पड़ेगा। अब इसको शासन कार्य छोड़ना पड़ेगा तो इसने सोचा रे क्यों ना यार हमें उदय सिंह को ही मार दूं और सारी कड़े कोई खत्म कर दूं तो कैसा रहेगा, सारी कड़े कोई खत्म कर दूं तो ठीक रहेगा ना। तो इसके बाद में जो है ये विक्रमादित्य को तो बनवीर जो है वो मार देता है। बनवीर जो है वो विक्रमादित्य को मार देता है। बनवीर जो है वो विक्रमादित्य की हत्या कर देता है, विक्रमादित्य को मार देता है दोस्तों। और उसके बाद में बनवीर जो है वो उदय सिंह को भी आप यहाँ पर मारने के लिए आता है। बनवीर जो है उदय सिंह को भी मारने के लिए आता है। उदय सिंह को भी ये मारना चाहता है क्योंकि ये स्थायी रूप से मेवाड़ पर अपना शासन कार्य जमाना चाहता था दोस्तों, सीधी सी बात है। तो ये उदय सिंह को जब मारने आता है तो आप छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक आप ये बात जानते होंगे कि पन्ना धाई जो कि मेवाड़ की एक महान धाईमा जिसको कहा जाता है, जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की रक्षा की थी। तो जिसके बारे में आपने भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पर उदय सिंह को जो है वो रतन सिंह को जो है वो बनवीर विक्रमादित्य को जो है वो बनवीर मार चुका था, और उसके बाद में वो उदय सिंह को मारना चाहता था। उदय सिंह की रक्षा करने के लिए उनकी एक पन्ना दाई हुआ करती थी। धाईमा उसे कहते हैं जिसकी जो माता है वो जब छोड़कर चली जाती हैं या फिर उसका जो पालन पोषण करने वाली होती है, दूसरी जिसे माँ कहते हैं, जो उसका पालन पोषण करती है लेकिन वो उसका पुत्र नहीं होता। जिसका धाईमा के ऐसा हुआ करता था कि उसके भी एक पुत्र हुआ करता था। जैसे 2 रानियां हो गई भाई, एक स्त्री हो गई और दूसरी स्त्री ये हो गई, तो इसके जो है पुत्र हुआ था, ये मान लो रानी हो गई और ये जो है दूसरी
पत्नी हो गई, दूसरी कोई दासी हो गई, ठीक है। इसके भी पुत्र हुआ है, इसके भी पुत्र हुआ है, दोनों के पुत्र हुआ है। तो दोनों के पुत्र या पुत्री जो भी हो सकते हैं, तो इनके जो पुत्र हुआ करता था, तो इन दोनों ने जब इसकी जो राजकुमार की जो रानी, राजकुमार की जो माता हुआ करती थी, यानी राजमाता जो हुआ करती थी, उसकी किसी कारण से जब मृत्यु हो जाती थी, तो ये जो है इसे अपना दूध पिलाकर बड़ा करती थी, या फिर दूध पिलाकर इसे बड़ा करती थी, उसका पालन पोषण करती थी, तो उसे धाई माँ कहा जाता था। पन्ना धाई जो है वो उदय सिंह की धाई माँ हुआ करती थी। और पन्ना धाई का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था चंदन। पन्ना धाई जो है वो उदय सिंह की धाईमा थी, और इन पन्ना धाई का भी एक पुत्र था जिसका नाम था चंदन, ठीक है दोस्तों। अब जब ये बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए बढ़ रहा था, तो ये दोनों जो उदय सिंह और चंदन जो है वो एक ही उम्र के थे, एक ही समान थे। तो इन्होंने, जो पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन को जो है वो उदय सिंह की जगह पर जो है वो सुला दिया था, और स्वयं ने अपने पुत्र का जो बलिदान है वो यहाँ पर दे देती हैं, और ये जो उदय सिंह है इसको बचा लेती हैं, और बनवीर के हाथों अपने पुत्र चंदन को मरवा देती हैं दोस्तों। तो उसके बाद में उदय सिंह को यहाँ से निकाले कैसे, भाई चित्तौड़ में तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रहेगा, तो इसको पता चल ही जाएगा कि भाई ये उदय सिंह है, तो उसको उस दूसरे दिन मार देगा। तो यहाँ पर उदय सिंह को निकालने के लिए पन्ना धाई ने एक योजना बनाई थी, जिसमें आपको पता है कि पहले पत्तल हुआ करते थे खाने के, और उन पत्तल को उठाने के लिए कीरतबारी नाम का एक व्यक्ति था। उस कीरतबारी की सहायता से उदय सिंह को जो है वो पत्तलों की जो टोकरी होती है, उस पत्तलों की टोकरी की सहायता से, कीरतबारी नाम का एक आदमी हुआ करता था, उस कीरतबारी की सहायता से जो है वो चित्तौड़गढ़ से यहाँ से बाहर निकाल देती है किसी भी तरह से। अब चित्तौड़गढ़ को यहाँ से बाहर निकाले तो अब जाए कहाँ भाई, अब जाने के लिए इनके पास में कोई जगह नहीं थी, तो ये जो है ये कुंभलगढ़ जाते हैं। कीरतबारी को कहता है कि तू यहाँ से निकल ले। कुंभलगढ़ जाती है, पन्ना धाई इनके साथ में जाती हैं, और कुंभलगढ़ में उस टाइम कुंभलगढ़ किले का किलेदार हुआ करता था जिसका नाम था आशा देवपुरा। कुंभलगढ़ किले का उस टाइम किलेदार हुआ करता था जिसका नाम था आशा देवपुरा। और कुंभलगढ़ किले में जाने के बाद में जब आशा देवपुरा जो है वो कहता है कि मैं तो शरण दूंगा नहीं, सीधी सी बात है, मैं तो शरण नहीं देने वाला किसी भी हालत में। जब आशा देवपुरा की जो है वो पत्नी इसको समझाती है कि ये मेवाड़ का राजकुमार है, और मेवाड़ का राजकुमार कोई बदौलती ही हम यहाँ पर कुंभलगढ़ में बैठे हैं किलेदार बन के, ये कुंभलगढ़ जो किला है वो मेवाड़ का ही है, और तू इनको मेवाड़ के आज राजकुमार को शरण नहीं दे रहा है, क्या यार ऐसी बात कर रहा है। तब ये आशा देवपुरा को इसकी पत्नी ने बहुत ज्यादा समझाया था। पत्नी के समझाने के बाद में जो है आशा देवपुरा जो है वो महाराणा यहाँ पर उदय सिंह को, महाराणा तो यहाँ पर नहीं कह सकते क्योंकि वो उस टाइम छोटे थे, इस टाइम इनकी जो उम्र है वो मात्र 12 वर्ष की हुआ करती थी। और आशा देवपुरा यहाँ पर इनको किसी भी तरह शरण देता है और कहता है कि आप जब तक उदय सिंह जी जो है वो बड़े नहीं हो जाते तब तक आप जो है वो यहाँ पर रह सकते हो। तो इस प्रकार बनवीर का जो शासन कार्य है वो मेवाड़ पर चलता है 1536 से लेकर 1540 ईस्वी तक दोस्तों। 4 वर्षों तक जो है वो यहाँ पर बनवीर शासन कार्य करता है। और विक्रमादित्य का शासन कार्य जो है 1531 से 36 ईस्वी तक इनका चलता है। अब 1540 तक की बात जो है यहाँ पर हो जाती है बनवीर की। तो उसके बाद में जब ये, अब भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पर उदय सिंह भी खाना पीना करके अच्छा सा अपना डोला सोला बना के एकदम तैयार हो गया था भाई। सीधी सी बात है कि इसको इससे लड़ना था ना भाई, बनवीर से लड़ना था, सीधी सी बात है। तो ये यहाँ पर अपने डोले सोले बना के सारी सेनाओं को इकट्ठित करके फिर अपनी सेनाओं को एकत्रित करता है। और जब मेवाड़ के सरदारियों को यह कहा जाता है कि भाई तुमको शर्म नहीं आती रही, ये जो बनवीर है यहाँ पर बैठा है और आपका जो राजकुमार है वो बूंदी में बैठा है, वहां पर सीधा अपने कुछ है ही नहीं उसके पास में और बूंदी में वैसे ही बैठा है, और तुम इस बनवीर को यहाँ पर शासक बनाए बैठे हो, शर्म नहीं आती। तब ये बुलाते हैं वहां पर और कहते हैं कि भाई उदय सिंह को, आप भी यहाँ पर ऐसे सोच रहे होगे कि उदय सिंह का कैसे पता चला कि रतन, ये पन्ना दाई यहाँ पर कहती है कि भाई तुम किसको इस बनवीर को शासक बनाए बैठे हो, आपका उदय सिंह तो वहां पर बैठा है। तो ये जो मेवाड़ के सुल्तान, मेवाड़ के सरदार होते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमारा उदय सिंह तो कब का मारा जा चुका। पन्ना दाई कहती है ना, आपका उदय सिंह मारा नहीं गया है, आपका उदय सिंह अब भी बूंदी में है। तब ये मेवाड़ के वाले सरदार कहते हैं कि भाई क्या विश्वास कि तू जो है वो अपने पुत्र चंदन को यहाँ पर शासक बनाने के लिए ये षड्यंत्र खेल रही हो। तब ये बात भी वाजिब थी कि वो सरदारों के मन में बात तो ऐसी आनी थी, क्योंकि आपके मन में भी ऐसा आ रहा होगा ना, क्योंकि चंदन और उदय सिंह उस टाइम दोनों ही छोटे थे और ये अब बड़े हो गए, तो इनके बारे में कौन पहचाने भाई कौन चंदन था और कौन उदय सिंह था। तब कहते हैं कि ये जो है
अब जो पन्नादाई है वो कहती है कि भाई उदय सिंह ज्यादा तो मेवाड़ में रहा नहीं था, वो अपने अधिकांश समय अपने ननियाल यानी कि बूंदी में रहा था। अब ये पन्नादाई कहती है कि बूंदी वालों को बुला के पूछ लो, वो कह देंगे भाई ये उदय सिंह है तो उदय सिंह ही होगा। तो इसके बाद में जब बूंदी वालों को बुलाया जाता है और उदय सिंह के बारे में पहचान की जाती है कि ये बूंदी वालों से पूछा जाता है कि भाई ये कौन है, तब ये बूंदी वाले कहते हैं कि अरे भाणिया तू अटकटा आएगी। तो भाणिया की बात सब सुनते हैं तो कहते हैं भाई ये तो उदय सिंह है। तब इस प्रकार इन सरदारों के साथ में जो संघर्ष होता है, इन सरदारों का संगठन बनाया जाता है, उदय सिंह अपने सरदारों का संगठन बनाता है। और इधर से 4-5 साल तक जब बनवीर ने शासन कार्य कर लिया था तो बनवीर के भी कुछ ना कुछ साथी हो गए थे। तो उसके बाद में उदय सिंह जो है वो उदय सिंह को वैसे तो यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग में 1536 में इनको शासन कार्य सौंप दिया जाता है, लेकिन इनको जो है वास्तविक रूप में 1540 में इनको जो है शासन कार्य मिला था। तो अंत में जो है एक युद्ध होता है उदय सिंह और बनवीर के बीच में, जिसको हम कहते हैं मेवाली का युद्ध। मेवाली का युद्ध जो है वो 1540 ईस्वी में होता है और इसमें जो है वो बनवीर जो है वो पूरी तरह से पराजित हो जाता है। और बनवीर यहाँ से पराजित होने के बाद में ये महाराष्ट्र की तरफ भाग जाता है और बाद में कभी वापस भी नहीं आता। तो इसके बाद में जो है वो मवाली के युद्ध में जो है वो बनवीर जो मारे जाते हैं और इसके बाद में यहाँ पर उदय सिंह जी का शासन कार्य चलता है। और उदय सिंह जो है वो 1572 ईस्वी तक जो आपको पता है कि शासन कार्य करते हैं। उसके बाद में इनके पुत्र, जिनके बारे में एक महान जो इतिहास के योद्धा हुए हैं, जिनके बारे में मेवाड़ रियासत के वैभव में और भी चार चांद लग जाते हैं, या फिर उनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। उनका नाम है महाराणा प्रताप। अब उदय सिंह के शासन कार्य में पहले तो हम उदय सिंह के शासन कार्य के बारे में देखेंगे, क्योंकि उदय सिंह के शासन कार्य में भी अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था और मेवाड़ का यहाँ पर तीसरा शाखा भी होता है उदय सिंह के शासन कार्य में। और उदय सिंह के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है या फिर इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को पूछ सकते हैं दोस्तों। और आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।